Hey everyone, welcome to the Autism Without Borders YouTube channel. Here you will find valuable insight about autism, developmental delays, neurological disorders, their red flags, potential causes, and effective interventions. ऑटिज्म और दीगर न्यूरोलॉजिकल और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की अलामात, उनकी वजूहात, उनके असरात और मुमकिन हल के बारे में मुकम्मल आगाही। Bismillahirrahmanirrahim. Let's start this webinar with the name of Almighty Allah, who is the most beneficial and the most merciful. First of all, I will introduce myself. I am Kiran Tabassum, Project Coordinator of Autism Without Borders. And we have the moderator for our today webinar is Ms. Kandil. And she is the proud mother of a son with autism. And she's been working throughout her life. और उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने बच्चे पे काम किया, उनकी बहुत ज़्यादा हम लोग उनको बहुत ज़्यादा देखते हैं उनको काम करते हुए, और उनके बच्चे में भी हमने काफी चीजें देखी हैं जो कि उनकी मेहनत से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट उसमें आई है। सो आई ओवर टू मिस कंदील कि वो काइंडली इस सेशन को फॉर्मली स्टार्ट करें। Assalamu alaikum all, and thank you so much, Kiran, for introducing me. Okay, my name is Kandil Shakil and I am a professional software developer, and I am a mother of 5-year-old son who is on a spectrum. And I have been actively working on my son since 2.5 years, and I have seen drastic improvement in my son, which he gained through home-based techniques and home-based therapies, which I have applied on him. सो बेसिकली मैंने अपने बच्चे पे 2.5 साल से जो है वो थेरेपिस्ट की हेल्प से, प्रॉपर सप्लीमेंट्स की हेल्प से घर में बहुत वर्क किया है, और उसकी हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। तो इस पे आज का हमारा टॉपिक भी इसी हवाले से है कि हम घर में बैठ के मदर्स किस तरीके से अपने बच्चे को हेल्प कर सकते हैं अलॉन्ग विथ थेरेपीज एंड प्रॉपर हेल्थ केयर। तो इस टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करने से पहले जो है मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी डॉक्टर अजरा रफ़ीक को, जो कि कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट हैं, पीडियाट्रिक कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हैं, ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर की प्रोजेक्ट मैनेजर हैं सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट की, एंड शी इज़ ऑल्सो अ लैक्टेशन कंसल्टेंट, एंड शी इज़ ऑल्सो working in thalassemia healthcare at Salani Welfare. So over to you, Ms. Azra, Dr. Azra. Thank you. Thank you, Kandil. I will not take much time as you already introduced me. और हम कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आसान उसमें, ताकि सब लोग समझ सकें। और जैसे कि इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया, आई एम प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ ऑटिज्म सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट, Autism Without Border. Autism Without Border is education and support services. And we all believe on healthy children, healthy nation. And what we believe, we need to practice. And what we need to practice, we must have knowledge. That's why we are here. हम सब इसीलिए यहाँ पे हैं कि हम लोग जो है एक दूसरे से सीखें. No one is perfect, है ना? हम सब एक दूसरे से सीखते हैं. और इसमें हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड अर्ली इंटरवेंशन टू गेट द बेस्ट पोटेंशियल। और जब भी हम अर्ली इंटरवेंशन की बात करते हैं, आई ऑलवेज से कि राइट इंटरवेंशन। कई दफ़ा लोग इंटरवेंशन करते हैं लेकिन राइट वे में नहीं करते हैं। और फॉर दिस पर्पज वी डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू लाइक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड चिल्ड्रन केयर गिवर, एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिज द गैप। क्योंकि हमारे इस तरह के प्रोग्राम्स में डॉक्टर्स भी होते हैं, थेरेपिस्ट भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, तो इस तरह से हम एक दूसरे के ज़्यादा करीब आते जाते हैं। और उसमें फिर हम जो है AHD की स्क्रीनिंग लोगों को सिखाते हैं, ताकि लोग जो हैं वो सेल्फ अपने ऊपर जो है वो खुद कर सकें हर चीज़। और रेफरल मैकेनिज्म उसमें हमने डेवलप किया हुआ है, सबसे हम कनेक्टेड हैं। और हम ऑफ एंड ऑन हमने इंटरनेशनल लेवल पे जो है ऑटिज्म पर वेबिनार कराया था, पूरी कॉन्फ्रेंस करवाई थी, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स थे। और हमारे बोर्ड पे भी जो है वो इंटरनेशनल लोग हैं, मुख्तलिफ जगहों से, USA से और कनाडा से। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि हम जो है वो सीखने आए हैं निदा शब्बीर से, है ना, जिसके बारे में जो है आपको कंदील बताएंगी। और क्योंकि इसमें आज के टॉपिक में एक टॉपिक हमारा स्पीच भी है ना, और हम सब बहुत सारी चीज़ें हम कुरान से ही सीखते हैं। बेस हमारा वही है कि रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, यानी इंसान जिस तरह से बातचीत करता है, इस तरह से कोई भी मखलूक उस तरह से बातचीत नहीं करती। तो अल्लाह ताला ने बहुत ही स्पेशलाइज्ड तरीके से जो हमारा पूरा सिस्टम रखा हुआ है। और इसमें अगर हम स्टेट्स पे जाएँ तो देखें कि इतने ये हाई हैं कि 1 in 12 7.7% US चिल्ड्रन में है।
यानी कि ये स्पीच के प्रॉब्लम, लैंग्वेज के प्रॉब्लम, इन सब का डिफरेंस जो है वो हमको बताएंगी निदा। फिर ये कि जितने छोटे बच्चे होते हैं, द प्रेवलेंस ऑफ वॉइस, स्पीच, लैंग्वेज और सॉलिंग डिसऑर्डर जिसमें डिस्फेजिया वगैरह आता है, तो सबसे हाईएस्ट जो है वो जितने छोटे बच्चे होते हैं उतने में। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आप देखें कि स्टेट्स कम होता है। तो ये स्टडीज है सारी, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और जिसमें जो है डेफनेस और बाकी चीजें भी आती हैं ना। तो अब स्पीच लैंग्वेज की पूरी डेफिनेशन यही बताएंगी, और इसमें क्या डिफरेंस है वो भी यही बताएंगे ना। लेकिन बीइंग अ पीडियाट्रिशियन, थोड़ा सा मैं आपको ये जो है आप लोगों को स्पीच एरियाज पता होंगे। और स्पीच के क्या है कि जो फंक्शनल स्पीच होती है वो रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव। तो रिसेप्टिव अगर कॉग्निशन अच्छा होता है तो रिसीव तो कर लेते हैं बच्चे, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते ड्यू टू मैनी रीजंस। बहुत से रीजन हैं जो कि यहाँ हम उस पर बात करने के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। तो स्पीच या लैंग्वेज प्रॉब्लम जो बच्चों में होते हैं, उसमें बाजू नो बैबलिंग या डिलेड बैबलिंग, और ये सब आपको निदा बताएंगी। और डिलेड स्पीच और स्पीच रिग्रेशन एक दफा स्टार्ट हो गया फिर खत्म हो गई। फिर जीडीडी किसको कहते हैं कि सारे माइलस्टोन्स उनके डिलेड हैं, इसलिए स्पीच भी डिलेड है। और ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि स्पीच और हियरिंग लॉस आफ्टर, जिसको आम जबान में हम कहते हैं कि गर्दन तोड़ बुखार, मेनिंजाइटिस एनकेफेलाइटिस, या एक्सीडेंटल ब्रेन डैमेज हो जाए, या प्रोलॉन्ग्ड प्रोलॉन्ग जो है जॉन्डिस अगर हो आफ्टर बर्थ, जिसको कहते हैं पोस्ट कर्निकटेरिस एनकेफेलोपैथी, फिर कुछ बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। तो इस पे मैं अब खत्म करती हूँ, और मैं जो हूँ तंदील से अब रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारी जो स्पीकर है मैं उनको जो है वो इनवाइट कर लें। थैंक ओके, यू। जो आज की हमारी स्पीकर हैं उनका नाम है मिस निदा शब्बीर, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, उसके साथ साथ शी इज सर्टिफाइड स्पीच एंड लैंग्वेज प्रोफेशनल है। शी हैज़ बीन एक्टिवली वर्किंग फॉर मैनी ईयर्स ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ किड्स लाइक ADHD, ASD, CP चाइल्ड, डाउन सिंड्रोम। और इसके साथ साथ वो ऑनलाइन सेशन भी प्रोवाइड करती हैं और इन पर्सन सेशन भी प्रोवाइड करती हैं, और स्पेशली वो मदर्स को भी ट्रेन करती हैं ऑनलाइन सेशन के थ्रू, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है, क्योंकि हम मदर्स यही चाहते हैं कि हम किस तरीके से घर में अपने बच्चों की हेल्प कर सकें, और उस वो हेल्प करने के लिए हमें थेरेपिस्ट की सपोर्ट चाहिए होती है। सिर्फ हमारे चाइल्ड को थेरेपिस्ट की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें भी थेरेपिस्ट की सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि वो हमें हेल्प कर सके कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से घर में सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि थेरेपीज लेने के लिए हमारा बच्चा सिर्फ 1 घंटे जाता है, और उसके बाद 23 घंटे वो हमारे साथ होता है। तो मैं जो है वो मिस निदा शब्बीर को जो है वो वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम मिस निदा शब्बीर। Walaikum Assalam. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह, यूर ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ठीक है। तो आज जो है वो मैं आप लोग को अपने वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में भी बताऊंगी कि जिन बच्चों पे मैंने काम किया है और उन पे मैंने कौन सी टेक्निक अप्लाई की हैं, और उनकी मदर को मैंने ट्रेनिंग कैसे दी है कि क्या एक्टिविटीज़ वो अपने बच्चों को घर पे करवा सकती हैं, ठीक है, कौन से स्किल्स उनके जो है वो इम्प्रूव हो सकते हैं। कुछ टेक्निक्स होती हैं जो मैं अपने सेशंस के बाद मदर्स को बताती हूँ कि आप अपने बच्चे पे घर पे भी काम करें। जब थेरेपिस्ट और पेरेंट्स आपस में मिलके काम करते हैं तो बच्चे में जल्दी इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है। ड्यूरिंग सेशन थेरेपिस्ट काम करता है, मदर घर पे काम करती हैं बच्चों पे, ठीक है। तो ये है कि वो जल्दी इम्प्रूवमेंट फिर हमें उनमें नजर आती है, ठीक है। तो पहले जो है वो मैं बिहेवियर इश्यूज के लिए क्या टेक्निक्स आप घर पे बच्चों को करवा सकती हैं, ठीक है, क्या एक्टिविटीज आप करवा सकती हैं बच्चों को घर पर, उसके बारे में डिस्कस करूंगी। देन उसके बाद जो है वो मैं स्पीच पे आऊंगी कि स्पीच के जो इश्यूज हैं, ठीक है, उसके लिए आप बच्चों को घर पे क्या एक्टिविटीज करवा सकती हैं। तो पहले जो है वो मैं बिहेवियर इश्यूज पे आऊंगी, ठीक है, और बिहेवियर इश्यूज एंड कौन से स्किल्स को आप इम्प्रूव करवा सकती हैं घर पे बच्चों को एक्टिविटीज करवा के। ओके, मेरे पास एक बच्चा आया था, उसके कॉग्निटिव स्किल्स, कॉग्निटिव एबिलिटीज बहुत ज्यादा वीक थी। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसके इंटरेस्ट पे फोकस किया, ठीक है। आपको बच्चे को ना बच्चे के इंटरेस्ट पे भी फोकस करना चाहिए कि बच्चे को कौन सी चीज में इंटरेस्ट है, बिकॉज हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, सब सेम नहीं होते हैं। और कॉग्निटिव एबिलिटीज को इम्प्रूव करवाने के लिए मैंने एक टेक्निक यूज की थी, आप लोग काइंडली उसको लिखिएगा भी, ठीक है। टेक्निक का नाम लिखें, देन उसको मैंने यूज कैसे किया वो भी जो है वो आप राइट कीजिए। इससे ये है कि आपको चीजें याद रहेंगी, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके लिए मैंने क्या किया था, बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज को इम्प्रूव करवाने के लिए मैंने फैंसी डिस्को टेप टेक्निक
ठीक है, ये इसका नाम है फैंसी डिस्को टेप टेक्निक। अब इसमें मैंने क्या यूज किया था, फैंसी डिस्को टेप होती है, ठीक है, उसका मैंने इस्तेमाल किया था, और व्हाइट बोर्ड। ठीक है, अब व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने क्या किया था, सेंटर में एक लाइन ड्रॉ की थी व्हाइट बोर्ड के ऊपर, और मैंने एक साइड पे जो है वो नंबर मेंशन किए थे, लाइक 2 2 3। ठीक है, आप अपने अपनी तरफ से कोई भी नंबर मेंशन कर सकती हैं, लाइक 1 2 3 भी कर सकती हैं। और दूसरी साइड पे मैंने जो है वो टेप से लाइंस बनाई थी। ठीक है, लाइक मैंने एक साइड पे नंबर 2 मेंशन किया है, तो दूसरी साइड पे मैंने पिंक कलर की जो फैंसी डिस्को टेप होती है उससे 2 लाइंस बनाई। फिर नीचे अगर मैंने नंबर 3 मेंशन किया है, उसके सामने मैंने जो है वो 3 पर्पल लाइंस बनाई फैंसी डिस्को टेप से। ठीक है, और आपने लाइन पहले जो है वो वर्टिकल में बनानी है। ठीक है, वर्टिकल में होनी चाहिए लाइंस। फिर उसके बाद जो है वो आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगी, पहले वर्टिकल बनाएंगी देन हॉरिजॉन्टल, और आप लाइंस को डिफरेंट कलर से बनाएंगी। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 है ना, तो आपने लाइन 1 को जो है वो डिस्को टेप से बनाया ग्रीन कलर की। ठीक है, उसके बाद पिंक, रेड, ताकि बच्चे के कलर रिकॉग्निशन स्किल्स भी इम्प्रूव हो। देन उसके बाद आपने बच्चे को इंस्ट्रक्शन क्या देनी है, आपने बच्चे को इंस्ट्रक्शन देनी है, प्लीज रिमूव 1 ब्लू कलर टेप। ठीक है, जो नंबर आप लिखेंगी और जितनी लाइन आप ड्रॉ करेंगी सामने, तो आपने वही इंस्ट्रक्शन देनी है। लाइक नंबर 2 है, उसके सामने 2 आपने जो है वो ग्रीन कलर की डिस्को टेप से लाइंस बनाई हैं, तो आप इंस्ट्रक्शन देंगी, प्लीज रिमूव 2 ग्रीन कलर टेप। बच्चा रिमूव करेगा लाइक वर्टिकल में, वर्टिकल। ठीक है, देन उसके बाद आपने वर्टिकल के बाद आपने जो है वो कलरफुल डिस्को टेप से हॉरिजॉन्टल की तरफ आना है, और सेम जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन वर्टिकल लाइंस में बताई हैं, आपने वही हॉरिजॉन्टल में देनी है। ठीक है, तो फिर बच्चा इस तरह हॉरिजॉन्टल, इस तरह जो है वो टेप को रिमूव करेगा। ठीक है, अब इस एक टेक्निक से बच्चों के बहुत सारे स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं। मेरे सेशन में ये होता है कि मैं सिर्फ एक टेक्निक से बच्चे के एक स्किल पे काम नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं एक ही टेक्निक प्लान करके बच्चों के बहुत सारे स्किल्स को इम्प्रूव करवाती हूँ। अब इस फैंसी डिस्को टेप टेक्निक में बच्चे के कौन से स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं, कलर रिकॉग्निशन स्किल्स, राइट। ठीक है, लाइंस का कॉन्सेप्ट, लाइक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस का कॉन्सेप्ट, इसके अलावा नंबर रिकॉग्निशन स्किल्स, फोकस कर रहा है बच्चा, रिमूव कर रहा है टेप को। ठीक है, फोकस कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, एंड फाइन मोटर स्किल्स भी जो है वो साथ में इंप्रूव हो रहे हैं। तो एक टेक्निक से जो है वो हम बच्चों के बहुत सारे जो है वो स्किल्स को इम्प्रूव करवा सकते हैं, और इस टेक्निक का मकसद है बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज को भी इम्प्रूव करवाना। अब दूसरी टेक्निक पे आती हूँ मैं, आप लोग साथ में राइट भी कीजिए। अब दूसरी टेक्निक की तरफ मैं आती हूँ, उसमें आपने क्या करना है, हाइड एंड फाइंड कलरफुल बीड्स फ्रॉम इनसाइड द क्ले। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कलरफुल क्ले लेनी है, और ये एक्टिविटी होती है कंसंट्रेशन लेवल को इम्प्रूव करवाने के लिए। मेरे पास बहुत सारे ऑटिज्म बच्चे ऐसे आते हैं जिनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा वीक होता है, वो ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं। इसमें आपने क्या करना है, कलरफुल क्लेस लेनी है। ठीक है, और कलरफुल बीड्स लेने हैं। अगर आप ग्रीन कलर की क्ले लेंगी तो आपने क्या करना है, ग्रीन कलर की क्ले के अंदर ग्रीन कलर के बीड को हाइड कर देना है। ठीक है, और उसको रोल कर देना है। येलो कलर की क्ले ले रही है तो आपने क्या करना है, येलो कलर का बीट लेना है, आपने उसको क्ले के अंदर रखना है और उसको रोल कर देना है। देन आपने बच्चे को बोलना है कि आप बीट को फाइंड कीजिए। ठीक है, आपने जो है वो ग्रीन कलर के बीट को फाइंड करना है, येलो कलर के बीट को फाइंड करना है। बच्चा जब जो है मदर हाइड करेंगी, बच्चा फाइंड करेगा। तो ये टेक्निक को हम नाम देते हैं हाइड एंड फाइंड टेक्निक। ठीक है, तो उसमें बच्चा क्या करेगा, क्ले के अंदर से बीट को फाइंड करेगा। येलो क्ले है, येलो क्ले के अंदर से बच्चा येलो बीट को फाइंड करेगा। तो इससे क्या इंप्रूव होगा, इससे बच्चे का जो है वो कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव होगा। और साथ में सिर्फ कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव नहीं होगा, रिमेंबर मैंने आपको जैसे बताया कि मैं एक टेक्निक से, ठीक है, अगर एक बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल वीक है तो मैं सिर्फ कंसंट्रेशन लेवल पे फोकस नहीं करूंगी कि भाई मेरे पास ये कंसंट्रेशन लेवल वीक है इसका, तब ये बच्चा आया तो इसका सिर्फ इसी चीज पे वर्क होना चाहिए, इसकी दूसरी चीजों पे भी साथ साथ वर्क होना चाहिए ना। तो अब इस एक टेक्निक से क्या क्या इंप्रूव हो रहे हैं स्किल्स, कलर रिकॉग्निशन भी आ गया, लाइक कलरफुल क्ले है, बीट कलरफुल है। ठीक है, उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आ जाएंगे इसमें, बच्चा फाइंड कर रहा है।
ठीक है, बीड को क्ले के अंदर से। और उसके बाद जो है वो इसमें बच्चा फोकस कर रहा है ना, फाइंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। बच्चों को क्ले में कितना इंटरेस्ट होता है, तो इससे काफी सारे स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो जाते हैं इस एक्टिविटी से भी। अब उसके बाद मैं आती हूँ डाइस टेक्निक। ठीक है, ये जो टेक्निक है डाइस टेक्निक, ये मैंने 1 साल पहले प्लान की थी और ये माशाल्लाह बहुत ज्यादा इफेक्टिव रही है। ठीक है, आपने क्या करना है, लूडोडाइस होती है, आपने वो लेनी है। ठीक है, उसके ऊपर जो है वो ब्लू डॉट्स एंड रेड डॉट्स होने चाहिए। ठीक है, साथ में आपने जो है वो क्ले को यूज करना है। डाइस के ऊपर ब्लू डॉट्स हैं, रेड डॉट्स हैं, सो आप क्ले यूज करेंगे, रेड कलर की क्ले यूज करेंगी एंड ब्लू कलर की क्ले यूज करेंगी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, बच्चे को बोलना है कि आपने डाइस को फेंकना है। और बच्चे बच्चे इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, बच्चे डाइस को फेंकेंगे, उछालेंगे, उसके ऊपर जितने डॉट्स आएंगे आपने क्या करना है, रेड क्ले से रेड कलर की ना छोटी छोटी ना बॉल्स बना देनी है। ठीक है, और ब्लू क्ले से आपने ब्लू कलर की छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है, क्ले बॉल्स बनानी है। ठीक है, क्योंकि डाइस के ऊपर 2 कलर है ना, रेड एंड ब्लू, इस तरह। फिर आपने क्या करना है, बच्चा जो है वो डाइस फेंकेगा। ठीक है, डाइस के ऊपर फॉर एग्जाम्पल 2 रेड डॉट्स आ गए। ठीक है, आपने बच्चे को बोलना है कि डाइस के ऊपर कितने डॉट्स आए हैं। बच्चा फोकस करेगा, 2 रेड डॉट्स आए हैं, तो फिर आप बोलेंगे कि अब 2 रेड डॉट्स आए हैं, तो आपने 2 रेड क्ले की बॉल्स को प्रेस करना है फिंगर से। ठीक है, इसी तरह अगर डाइस के ऊपर 4 ब्लू कलर के डॉट्स आएंगे, तो आप बच्चे से कहेंगी कि बेटा आपने जो है वो 4 ब्लू कलर की क्ले को अपने अपनी फिंगर से जो है वो प्रेस करना है। इस तरह आप ये एक्टिविटी करवाएंगी। ठीक है, इससे जो है वो बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज काफी इंप्रूव हो जाती हैं। इसके अलावा डाइस का जो है वो हम यूज दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब उसमें क्या करेंगे, हम बच्चे के नंबर रिकॉग्निशन स्किल्स को इम्प्रूव करवाने की कोशिश करते हैं। लाइक आप डाइस लेंगी, फॉर एग्जांपल डाइस के ऊपर 1 डॉट आया है। ठीक है, आप जो है वो सर्कल बना लेंगी व्हाइट पेपर पे। ठीक है, आपने 6 सर्कल बनाने हैं, उसमें आप नंबर मेंशन करेंगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप डाइस को बच्चे को बोलेंगे फेंके। ठीक है, बच्चा डाइस उछालेगा और फॉर एग्जांपल अगर डाइस के ऊपर जो है 1 डॉट आया, तो बच्चे को आप बोलेंगे कि 1 डॉट आया है, आप जो है वो नंबर 1 को कट कर दो। बच्चा जो है वो नंबर 1 को मार्कर से कट कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो डाइस के ऊपर 2 डॉट्स आएंगे, तो आप बच्चे से कहेंगे कि डाइस के ऊपर 2 डॉट्स आए हैं, तो आपने क्या करना है, नंबर 2 को कट कर देना है। तो इस तरीके से हम 2 तरीके होते हैं डाइस टेक्निक को यूज करने के लिए। नाम लिख लीजिएगा, डाइस टेक्निक होती है यही। ठीक है, उसके अलावा जो है कलरफुल पॉम पॉम हम यूज करवाते हैं बच्चे को कलर मैचिंग के लिए। ठीक है, कुछ बच्चों को कलर्स की पहचान नहीं होती है, कलर की मैचिंग के बारे में नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं, ये टेक्निक मैंने प्लान की थी तो बेबी गर्ल्स पे ऑटिज्म थी जो, उसमें हमने कलरफुल जो है पॉम पॉम्स ली थी और मैंने वर्कशीट यूज की थी। उस वर्कशीट के ऊपर जो है कलरफुल सर्कल थे। ठीक है, अब वर्कशीट के ऊपर कलरफुल सर्कल थे, साथ में कलरफुल पॉम पॉम्स थी, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट होता है। तो लाइक अगर वर्कशीट के ऊपर येलो कलर का सर्कल है, तो आप उसके ऊपर येलो कलर का ही पॉम पॉम रखेंगे। ठीक है, अगर ग्रीन कलर का है तो आप ग्रीन कलर की पॉम पॉम्स उसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, आप सिंपल तरीके से भी करवा सकते हैं, और अगर आपको इसको और इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप क्या करेंगी, जो वर्कशीट के ऊपर सर्कल होंगे ना कलरफुल, उसके ऊपर आप नंबर भी मेंशन कर देंगी, ताकि कलर के साथ साथ बच्चे के नंबर रिकॉग्निशन स्किल्स भी जो है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्कशीट के ऊपर सर्कल है, आपने उसके ऊपर नंबर 3 मेंशन किया, आप बच्चे को बोलेंगी बेटा येलो कलर का सर्कल है, ऊपर नंबर क्या मेंशन है, 3 है। ठीक है, तो नंबर 3 मेंशन है, तो आपने क्या करना है, येलो कलर का सर्कल है, नंबर 3 मेंशन है, आपने 3 येलो कलर के पॉम पॉम जो है वो इसके ऊपर रखने हैं। ठीक है, कलर जो है वो ग्रीन है, तो आप नंबर मेंशन है 4 है, तो आपने इस सर्कल के ऊपर जो है 4 ग्रीन कलर के पॉम पॉम्स रखने हैं। नंबर रिकॉग्निशन स्किल्स भी इंप्रूव हो गए, कलर रिकॉग्निशन स्किल्स भी इंप्रूव हो गए। जब बच्चा पॉम पॉम उठा के सर्कल के ऊपर रखेगा तो क्या इंप्रूव होगा, फोकस भी, कंसंट्रेशन लेवल भी। एक टेक्निक से काफी सारे स्किल्स उसके इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ऑनलाइन सेशन में जो बैठते नहीं है। ठीक है, स्टार्ट में भाग रहे होते हैं, इधर भाग रहे होते हैं, उधर भाग रहे होते हैं, जंपिंग कर रहे होते हैं, मदर परेशान हो जाती हैं कि अब क्या करें, ऑनलाइन सेशन कैसे होंगे। मैं कहती हूँ घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, इसका भी हल है। तो फिर ये है कि कुछ टेक्निक्स होती हैं
जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन सेशन में जो है ना बच्चे की सिटिंग में इम्प्रूव करवाती हूँ। मेरे पास एक बच्चा था, उसकी सिटिंग बिल्कुल भी नहीं थी, तो वो हर टाइम यहाँ भागना वहां भागना। उसके बाद मैंने उसकी मदर को कहा कि शेविंग फॉर्म है घर में? उन्होंने कहा हाँ है। मैंने कहा आप वो लेकर आए। वो लेकर आई। एक खुले बर्तन में शेविंग फोम को ऐड किया गया। उसके अंदर मैंने बोला आप कलरफुल बीड्स ना ऐड कर दें, और इस बच्चे को ना टेबल और चेयर का इस्तेमाल करें। ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशन में मदर्स को यही बोलती हूँ कि टेबल और चेयर का इस्तेमाल करें ताकि बच्चे की सिटिंग अच्छी हो। फिर हमने उसके ऊपर शेविंग फॉर्म यूज किया, उसके अंदर कलरफुल बीड्स को हाइड कर दिया और बच्चा इंटरेस्ट लेने लगा। ठीक है, वो चेयर पे बैठ गया और उसने जो है वो शेविंग फॉर्म के अंदर से जो कलरफुल बीड्स को ना फाइंड करना शुरू कर दिया। हमने उसको आधे घंटे तक ये एक्टिविटी करवाई। ठीक है, फिर उसके बाद हमने दोबारा उसको यही एक्टिविटी करवाई, फिर दोबारा करवाई। ठीक है, इसी तरह हम उसको ये करवाते गए ड्यूरिंग सेशन से। मतलब जो हमारी टेक्निक हमने प्लान की हुई थी ना, हम रोज सेशन से पहले उसको ये काम करवाते थे। और मैं उनकी मदर को बोलती थी कि आपने जो है ना वो घर पे भी यही काम करवाना है। ठीक है, आप लोग के सवाल आ रहे हैं मेरे पास, मैं पहले अपना ये कंप्लीट कर लूँ। ठीक है सेशन, फिर उसके बाद एंड में मैं आप लोग को इसका आंसर दूंगी क्योंकि टाइम कम है ना हमारे पास। ठीक है, तो फिर उसमें ये हुआ कि हम ये करवाते गए, वो बीट्स फाइंड करता गया शेविंग फॉर्म के अंदर से। कभी हमने जो है वो सैंड इस्तेमाल कर लेनी। ठीक है, और उसके अंदर कलरफुल बीट्स को हाइड कर देना। और इस तरह जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं उसकी कलर रिकॉग्निशन स्किल्स की एक्टिविटी का सेशन उससे करवाती थी ना, तो उससे पहले मैं उसको ये एक्टिविटी करवाती थी ताकि उसकी सिटिंग मेंटेन रहे। माशाल्लाह उसकी सिटिंग अब मेंटेन हो चुकी है। वो आई कांटेक्ट भी करता है, ठीक है, कम्युनिकेट भी करता है, टेबल और मतलब टेबल और चेयर के ऊपर वो बैठता है। ठीक है, और इसके अलावा वो अच्छे से मुझसे कम्युनिकेट भी करता है। और अब उसके माशाल्लाह ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं, काफी इंप्रूवमेंट आई है, उसके बिहेवियर इश्यूज भी हैं जो काफी डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह हम जो है वो ऑनलाइन सेशन में बच्चों की सिटिंग पे पहले वर्क करते हैं, फिर उसके उनकी जो सिटिंग होती है वो ठीक हो जाती है, देन उसके बाद हम उनके ऊपर डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। और इसके अलावा ड्यूरिंग सेशन जो है मैं बच्चों को वर्कशीट भी सॉल्व करवाती हूँ। लाइक जैसे कि विजुअल परसेप्शन वर्कशीट्स हो गई। ठीक है, विजुअल अटेंशन स्पैन को इम्प्रूव करवाने के लिए हो गई। तो वर्कशीट्स होती हैं जो मैं आप लोग को ना पीडीएफ सेंड करूंगी। ठीक है, मैं आपको वर्कशीट का पीडीएफ सेंड करूंगी ताकि आप लोग की भी जो है वो लर्निंग हो। ठीक है, और आप लोग बच्चों को वो घर पे सॉल्व करवाएं, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। उसके अलावा मैं आती हूँ आइस क्यूब टेक्निक पर। आइस क्यूब टेक्निक जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसमें जो है वो हम बच्चे को आइस के ऊपर पेंट करवाते हैं। ठीक है, आइस क्यूब्स होती हैं, हम डिफरेंट कलर्स लेकर आते हैं, देन बच्चे को हम बोलते हैं कि आपने जो है वो आइस क्यूब के ऊपर ना पेंटिंग करनी है। सही है, अब ये इससे ना इस एक्टिविटी से सिटिंग भी बच्चे की अच्छी हो जाती है। लाइक वो इंटरेस्ट लेता है, चेयर पे बैठता है। ठीक है, आइस क्यूब के ऊपर पेंट करता रहता है, खुश होता है। साथ में कलर रिकॉग्निशन स्किल्स भी इंप्रूव हो रहे होते हैं, उसको अच्छा फील हो रहा होता है। सिटिंग भी बहुत ज्यादा, सिटिंग में इंप्रूवमेंट आती है इस टेक्निक से भी। ठीक है, तो हम बच्चे को फिर जो है वो आइस क्यूब देते हैं और फिर बच्चा उसके ऊपर पेंट करता है, उसको रिलैक्स भी फील होता है। ठीक है, और एंग्जाइटी भी उसकी जो है वो कम हो जाती है, और हाइपर एक्टिविटी भी इस टेक्निक से कम होती है। तो मैं मदर्स को बोलती हूँ कि आपने आइस क्यूब लेनी है और बच्चे को ना उसके ऊपर पेंट करवाना है। ठीक है, और आपने आधे घंटे तक उसको ये एक्टिविटी करवानी है। एक तो सिटिंग भी अच्छी हो जाएगी, कलर रिकॉग्निशन स्किल्स भी साथ में इंप्रूव हो रहे हैं, बच्चे को रिलैक्स भी फील हो रहा है, हाइपर एक्टिविटी भी कम हो जाती है। और जिन बच्चों को सेंसरी इश्यूज होते हैं तो उनके लिए भी ये टेक्निक इफेक्टिव है, काफी अच्छी है। अच्छा, अब मेरे पास एक मदर आई थी, उनके जो बेटा था उसको अल्फाबेट्स के बारे में जरा भी अवेयरनेस नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मैम आप इस चीज पे वर्क कीजिए। और मैंने फिर उस बच्चे के इंटरेस्ट को देखा कि उस बच्चे को ना सैंड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेता है वो सैंड में। तो मैंने क्या किया कि आप जो है वो कलरफुल अल्फाबेट्स लेकर आए, उनकी मदर को मैंने कहा, और सैंड के अंदर जो है ना वो आप हाइड कर दें। ठीक है, तो उन्होंने कलरफुल अल्फाबेट्स को जो है वो सैंड के अंदर हाइड कर दिया। और बच्चे को मैंने कहा कि बेटा आपने जो है वो सैंड के अंदर से कलरफुल अल्फाबेट्स को फाइंड करना है। ये एक्टिविटी थी अल्फाबेट्स की अवेयरनेस के लिए। ठीक है, बच्चे ने जो है वो कलरफुल सैंड के अंदर से जो है, उसको इंटरेस्ट था सैंड के अंदर, वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने कलरफुल अल्फाबेट्स को सैंड के अंदर से फाइंड करना शुरू किया। मैंने साथ में बोला आप इसको सिखाएं भी। ए है ये, ठीक है, ए।
ब ब बी, इस तरह। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसकी ना लर्निंग होती गई माशाल्लाह। उसको अल्फाबेट्स के बारे में अवेयरनेस है। मैंने क्या फोकस किया, उसके इंटरेस्ट पे गौर किया। उसको इंटरेस्ट है सैंड के अंदर, ठीक है, और उसको अल्फाबेट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है। सैंड में इंटरेस्ट है, अल्फाबेट्स लिए कलरफुल और उसको सैंड के अंदर हाइड कर दिया। इंटरेस्ट लिया और उसकी लर्निंग हो गई। तो एक टेक्निक ये भी है। इसके अलावा एक बच्चा था, तो उसके सेंसरी इश्यूज बहुत ज्यादा थे, सिटिंग भी नहीं थी उसकी। तो मैंने गौर किया कि ना, उसकी मदर अक्सर कहती थी कि इसको जो है, मैंने खुद से भी गौर किया कि उसको ना शैम्पू वाटर से खेलना बहुत पसंद है, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो मैंने उनकी मदर को कहा कि ठीक है, आप जो है वाटर के अंदर थोड़ा सा शैम्पू ऐड करें, ठीक है, और उसके अंदर आप जो है लाइक बीन्स, लोबिया, ठीक है, जो घर में मौजूद होता है वो ऐड कर दें, और या कलरफुल बीड्स को ऐड कर दें। और फिर ये है कि वो बच्चा ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था, जाहिर सी बात है, उसका इंटरेस्ट था शैम्पू वाटर से खेलना। तो ये है कि फिर उसको चेयर पे बिठाया जाता था। फिर उसकी सिटिंग भी अच्छी हो गई थी ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशन। तो अभी भी उसके माशाल्लाह सेशन चल रहे हैं, इंप्रूवमेंट आ रही है। तो वो लाइक फाइंड करता था, ठीक है, कभी हम मैक्रोनी ऐड कर देते थे शैम्पू वाटर के अंदर, कभी बीड्स को हम ऐड करते थे, कभी शेप्स को, ठीक है, लाइक कलरफुल शेप्स होती हैं, ट्रायंगल, ठीक है, उससे ये है बच्चों के शेप्स को कनेक्शन स्किल्स भी इंप्रूव होते हैं साथ में। तो एक टेक्निक ये भी होती है, ठीक है। और थेरापुटी भी मैं यूज करती हूँ। अब थेरापुटी के अंदर ये होता है कि कुछ बच्चों को थेरापुटी में बहुत इंटरेस्ट होता है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ चीजों को हम हाइड कर देते हैं, लाइक बीट्स को हाइड कर देते हैं थेरापुटी के अंदर, बच्चों को बोलते हैं कि आप फाइंड करें, सही है। और उससे ये होता है थेरापुटी से कि एक तो सिटिंग के लिए भी हम ये टेक्निक यूज करते हैं, जब बच्चा फाइंड करता है तो वो बैठता है, ठीक है, उसकी हैबिट हो जाती है। कुछ बच्चों को थेरापुटी में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर भी आप कलरफुल बीड्स को हाइड कर सकते हैं और बच्चा फाइंड करेगा। इसके अलावा थ्रेड वाली एक एक्टिविटी होती है, उसमें हम कलरफुल थ्रेड्स एंड कलरफुल जो बीड्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये भी सिटिंग के लिए होती है, कंसंट्रेशन लेवल के लिए होती है, ठीक है। ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशन जिन बच्चों की सिटिंग नहीं होती, पहले तो मैं उन पे ये एक्टिविटी अप्लाई करती हूँ, फिर सिटिंग हो जाती है, तो फिर उनके सेशन जो है माशाल्लाह अभी तक चल रहे हैं। तो ये है कि उसमें कलरफुल थ्रेड्स चाहिए होते हैं आपको। लाइक अगर ऑरेंज कलर का थ्रेड लेंगी आप, तो आप बच्चे को बोलेंगी बेटा, और बीड्स आप बोलेंगी जिसके अंदर होल होगा, ठीक है, तो आप बच्चे को बोलेंगी ऑरेंज कलर का थ्रेड है, तो आपने इसके अंदर ऑरेंज बीड को डालना है, ठीक है। अगर ग्रीन कलर का थ्रेड है तो आप इसके अंदर ग्रीन कलर के बीड को डालेंगे, ठीक है, इस तरह। सॉरी, अगर ग्रीन कलर का थ्रेड है तो आप ग्रीन कलर के बीड्स को उसके अंदर जो है वो डालेंगे। ऑरेंज कलर का थ्रेड है तो आप ऑरेंज बीड को थ्रेड के अंदर डालेंगे। येलो कलर का थ्रेड है तो आप येलो कलर के बीड्स को जो है वो येलो कलर के थ्रेड में डालेंगे, ठीक है। सेम थ्रेड होगा और सेम बीड होगा। इस तरह आप ये एक्टिविटी करवाएंगी। जब बच्चा जो है वो येलो थ्रेड के अंदर येलो बीड को, ठीक है, डालेगा, तो क्या करेगा, वो फोकस करेगा इस तरह, ठीक है, तो उसका कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव होगा, अटेंशन स्पैन, फोकस, ठीक है। और साथ में येलो थ्रेड है, येलो बीड है, ग्रीन थ्रेड है, ग्रीन बीड है, ठीक है, तो क्या होगा, कलर रिकॉग्निशन स्किल्स भी इंप्रूव होंगे। तो एक टेक्निक से यहाँ पे काफी सारे स्किल्स हम इंप्रूव करवा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको डिस्को टेप के बारे में बताया था। तो डिस्को टेप को ना आप दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उनको शेप्स के बारे में अवेयरनेस नहीं होती। तो मेरे पास कुछ गर्ल्स थी, वो ऑटिज्म है, तो उनको शेप के बारे में अवेयरनेस नहीं थी। तो फैंसी डिस्को टेप का मैंने इस्तेमाल किया था। लाइक टेबल के ऊपर ना फैंसी डिस्को टेप से ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, और साथ में पॉम पॉम ले ली, ठीक है। जैसे कि मैंने ब्लू कलर की फैंसी डिस्को टेप से ब्लू कलर का ट्रायंगल बनाया टेबल पे, और बच्ची को मैंने बोला कि आपने अब क्या करना है, ब्लू कलर के ट्रायंगल के अंदर आपने जो है ब्लू कलर के पॉम पॉम्स को रखना है, ठीक है, बाउंड्रीज के अंदर रखना है, बाउंड्रीज से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इससे ये है कि एक तो उनके कलर रिकॉग्निशन स्किल्स इंप्रूव हो रहे थे, और साथ में शेप्स की अवेयरनेस नहीं थी, तो शेप्स रिकॉग्निशन स्किल्स भी इंप्रूव हो रहे थे। और फैंसी डिस्को टेप जो है ना, बहुत ज़्यादा, अब कुछ लोग थेरेपिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पेपर के ऊपर ट्रायंगल बनाते हैं और बच्चों को बोलते हैं कलर करें, ठीक है। कुछ बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं। तो मैंने ये टेक्निक प्लान की थी कि फैंसी डिस्को टेप से टेबल के ऊपर जो है ना, वो ट्रायंगल की शेप बनाऊं, सर्कल की बनाऊं, ठीक है, और साथ में पॉम पॉम जो है वो यूज करूं। तो ये भी काफी इफेक्टिव होती है। इससे बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल भी इंप्रूव होता है जब वो शेप्स के अंदर, ठीक है, पॉम पॉम को रखता है। तो इसमें फोकस भी इंप्रूव हो रहा है, शेप रिकॉग्निशन स्किल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, कलर रिकॉग्निशन स्किल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं।
इसके अलावा जो है वो अगर मैचिंग करवानी है आपको, कलर मैचिंग, तो आप कलरफुल आइसक्रीम स्टिक्स ले सकते हैं, कलरफुल ग्लास ले सकते हैं, और बच्चे से बोलें कि अगर ब्लू कलर की आइसक्रीम स्टिक है तो आप ब्लू ग्लास में ऐड करें, रेड कलर की आइसक्रीम स्टिक है तो आप रेड ग्लास में ऐड करें। ये कलर मैचिंग के लिए होती है। ठीक है, अब मैं आती हूँ स्पीच के इश्यूज पर। ठीक है, ये बिहेवियर इश्यूज एंड स्किल्स को इम्प्रूव करवाने की टेक्निक्स थी जो आप बच्चों को घर पे करवा सकती हैं इजिली। अब मैं आऊंगी स्पीच के इश्यूज पे। अब देखिए मेरा जो काम करने का तरीका है, ठीक है, अब मैं कैसे काम करती हूँ इस जिन बच्चों को स्पीच का इश्यू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्पीच के जिन बच्चों को इश्यूज होते हैं 3 एरियाज पे वर्क करती हूँ। पहले, सबसे पहले जो भी मेरे पास केस आता है स्पीच का, उसमें पहले मैं वर्क करती हूँ अटेंशन स्पैन पे। ठीक है, विजुअल अटेंशन स्पैन पे। देन उसके बाद ओरल मोटर स्ट्रेंथ पे मैं वर्क करती हूँ। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स पे। ठीक है, जो भी मेरे पास स्पीच का केस आता है 3 एरियाज पे मैं पहले फोकस करती हूँ। ओरल मोटर स्ट्रेंथ, विजुअल अटेंशन स्पैन, ठीक है, एंड लास्ट जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ओरल मोटर स्ट्रेंथ के लिए मैं बच्चों को क्या करवाती हूँ, ब्लोइंग एक्सरसाइज करवाती हूँ, ब्लोइंग एक्सरसाइज। ठीक है, अब वो भी मैं ना बहुत डिफरेंट तरीके से करवाती हूँ ब्लोइंग एक्सरसाइज भी, ताकि ब्लोइंग एक्सरसाइज भी हो और ब्लोइंग एक्सरसाइज के साथ साथ बच्चे के जो दूसरे स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो। एक टेक्निक मैंने अप्लाई की थी बच्ची पे, उसके ओरल मोटर स्ट्रेंथ की इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ओरल मोटर स्ट्रेंथ की इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने क्या किया था, मैंने कैंडल्स ली थी, 5 कैंडल्स ली थी सिंपल वाइट कलर की, राइट, और उसके ऊपर मैंने कलरफुल जो रिबन्स होते हैं, ठीक है, वो बच्चों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बच्चे उनसे ना खेलते भी हैं, तो वो उनको वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने 5 कैंडल्स के ऊपर कलरफुल रिबन्स को बांध दिया था इस तरह। ठीक है, और मैंने बच्ची को जो है कहा कि आप जो है, ठीक है, प्लीज ब्लो रेड वन, ठीक है, प्लीज ब्लो, इस तरह सिंपल इंस्ट्रक्शन में देती हूँ बच्चों को ताकि समझ भी आए। ठीक है, प्लीज ब्लो रेड वन, प्लीज ब्लो ब्लू वन, प्लीज ब्लो ग्रीन वन, प्लीज ब्लो ऑरेंज वन। ठीक है, रिबन्स मेंशन थे लाइक ग्रीन रिबन, रेड रिबन, ठीक है, ब्लू रिबन कैंडल्स के ऊपर। फिर वो बच्ची फोकस कर रही थी और रिबन्स को देखकर इंटरेस्ट ले रही थी। देन वो ब्लो करने पे ना मजबूर हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो वो ब्लो उसने करना शुरू कर दिया था। आप 5 कैंडल्स भी ले सकते हैं आप, लेकिन बेहतर ये है कि आप 1 बाय 1 जो है वो ब्लो करवाएं। लाइक पहले 1 कैंडल को ब्लो करवाएं, फिर 2 कैंडल को एक साथ ब्लो करवाएं, फिर 3 कैंडल को एक साथ ब्लो करवाएं, फिर 4 को, फिर 5 को, यानी कि हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी टेक्निक है वो भी कैंडल से ही होती है, लेकिन उसमें मैं टारगेट बनाती हूँ। अब टारगेट मैं क्या बनाती हूँ, पहले मैं बच्चे का देखती हूँ कि इसकी ओरल मोटर स्ट्रेंथ कैसी है, ठीक है, एवरेज है या बहुत ज्यादा वीक है। तो फिर मैं टारगेट बनाती हूँ कि आज के दिन मैंने बच्चे को जो है ना वो 10 कैंडल्स को ब्लो करवाना है हर हाल में। ठीक है, हम उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। जब वो 10 ब्लो कर लेता है तो हम 15 की तरफ आते हैं, 15 के बाद हम 18 की तरफ आते हैं। ठीक है, 5 पे पहले हम 5 कैंडल्स ब्लो करवाते हैं। ठीक है, 5 कैंडल्स ब्लो करवाते हैं। 5 के बाद अगर 5 ब्लो कर ली एक दिन के अंदर नहीं की है तो हम दोबारा दूसरे दिन 5 पे ही आते हैं। ठीक है, टारगेट सेट करती हूँ मैं। फिर उसके बाद जब वो बच्चा 5 कैंडल्स ब्लो कर लेता है तो मैं आती हूँ 10 पे। ठीक है, 10 के बाद जो है वो मैं आती हूँ 15 पे, फिर 20 पे, इस तरह टारगेट मैं अपने बनाती हूँ। फिर बच्चे की प्रैक्टिस होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, ओरल मोटर स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आती है। ठीक है, और उसके अलावा जिन बच्चों को ब्लो करना नहीं आता वो ब्लो करना भी सीख जाते हैं। और लाइक मैंने आपको बोला कि मैं रिबन्स भी लगाती हूँ कैंडल्स पे, तो उससे ये है कि साथ में बच्चे की ब्लोइंग एक्सरसाइज तो हो रही है, ठीक है, ओरल मोटर स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आ रही है और कलर रिकॉग्निशन स्किल्स का भी कॉन्सेप्ट आ गया बीच में। ठीक है, और इसके अलावा जो कलरफुल कॉटन्स होती हैं, कलरफुल कॉटन्स होती हैं, कॉटन बॉल्स होती हैं, तो उसको टेबल पे रख के बच्चे को ब्लो करवाना। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनको कलरफुल कॉटन्स में ना बहुत ज्यादा कॉटन बॉल्स होती हैं, कलरफुल कॉटन बॉल्स पे बहुत ज्यादा उनको इंटरेस्ट होता है, तो वो उनको ब्लो करवाना। ठीक है, उससे भी उनका जो ओरल मोटर स्ट्रेंथ है उसमें इंप्रूवमेंट आती है। और उसके अलावा जो पेपर्स होते हैं कलरफुल कंप्यूटर पेपर्स, उनको आप छोटे छोटे पीस में काट लें। ठीक है, तो टेबल पे रखें, बच्चा वो भी इंटरेस्ट लेता है उसमें और उसको बच्चा ब्लो करता है, तो उससे भी ओरल मोटर स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आती है काफी।
अच्छा, अब मैं बात कर रही थी विजुअल अटेंशन स्पैन की, ठीक है। ओरल मोटर स्ट्रेंथ पे पहले हम वर्क करते हैं, देन विजुअल अटेंशन स्पैन में, स्पीच थेरेपी में। अब उसके लिए भी ना मैंने कैंडल का यूज किया था। अब मैंने क्या किया था, येलो कैंडल है, ठीक है, येलो कैंडल। अब मैं कलरफुल कैंडल्स का भी यूज करती हूँ। कलरफुल कैंडल्स को मैं यूज करती हूँ विजुअल अटेंशन स्पैन की एक्टिविटी में। मैंने एक येलो कलर की कैंडल रखी, ठीक है, साथ में मैंने ऑनलाइन सेशन में या इन पर्सन सेशन में बच्चे को येलो कलर का बीट दिखाती हूँ। बेटा ये किस कलर का बीट है, बताइए किस कलर का बीट है ये। बच्चा बोलेगा येलो येलो येलो, ठीक है, या वो फोकस करेगा इस तरह, ठीक है। और फिर वो देखेगा, मैं बोलूंगी अब आपने जो है वो येलो कलर की कैंडल को ब्लो करना है। येलो कलर की कैंडल कहाँ है, ठीक है। बच्चा देखेगा कि चलो येलो बीट दिखा रही है मैम, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मजबूर हो जाएगा येलो कलर की कैंडल को ब्लो करने पे, ठीक है। अब उससे क्या हो रहा है, विजुअल अटेंशन स्पैन उसका जो है वो उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है। अब मैं क्या करती हूँ, फिर जब बच्चा ये चीज लर्न कर लेता है, फिर मैं आती हूँ ग्रीन कैंडल रखती हूँ, येलो कैंडल रखती हूँ, ठीक है, बच्चे के सामने। फिर मैं चेक करती हूँ कि अब बच्चे को जो है वो येलो का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मतलब उसका विजुअल अटेंशन स्पैन में चेक करने की कोशिश कर रही होती है इस तरह की एक्टिविटी से। तो ग्रीन कैंडल रखी, येलो कैंडल रखी, मैं उसको बीट दिखाऊंगी ग्रीन कलर का, ठीक है। बच्चा देखेगा मेरे सामने ग्रीन कैंडल है, येलो कैंडल है, ठीक है, और मैम मुझे जो है वो ग्रीन कलर का बीट दिखा रही है, तो मुझे येलो कलर की कैंडल को ब्लो नहीं करना, मुझे ग्रीन कलर की कैंडल को ब्लो करना है। देन वो ग्रीन, मैम ग्रीन दिखा रही है तो मुझे ग्रीन को ही ब्लो करना है, तो वो ग्रीन कलर की कैंडल को ब्लो करते हैं इस तरह। तो ये विजुअल अटेंशन स्पैन पे इस तरह वर्क होता है। फिर मैं 3 कैंडल्स पे आती हूँ, रेड ग्रीन येलो। बच्चे को मैं रेड कलर का बीट दिखाऊंगी, बच्चा फोकस करेगा, मैम रेड कलर का बीट दिखा रही है, मेरे सामने जो है वो ग्रीन येलो एंड रेड कैंडल्स हैं, मैम जो है ग्रीन दिखा रही है तो मुझे ग्रीन कलर की कैंडल को ब्लो करना है, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी होती है ये आती है विजुअल अटेंशन स्पैन में, ठीक है। इससे बच्चे का विजुअल अटेंशन स्पैन इंप्रूव होता है, जो स्पीच थेरेपी का पार्ट है। और आप काउंटिंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लाइक आप एक कैंडल को ब्लो करवाएं, ठीक है, ब्लो 1 कैंडल, ब्लो 2 कैंडल, ब्लो 3 कैंडल, ठीक है, ताकि उसके काउंटिंग स्किल्स भी ना इम्प्रूव हो साथ में। अच्छा, इसके अलावा एक और टेक्निक होती है, उसमें मैं फ्लैश कार्ड्स यूज करती हूँ, ठीक है, फ्लैश कार्ड्स यूज करती हूँ। जैसे कि मैंने एप्पल का फ्लैश कार्ड यूज कर रही हूँ, तो सामने रियल एप्पल रखा होगा, मैं मदर को बोलती हूँ कि रियल एप्पल लाके बच्चे के सामने रखें, और मैं बच्चे को फ्लैश कार्ड दिखाती हूँ, बच्चा को, और फिर बच्चे को बोलती हूँ ये क्या है, ठीक है, लाइक साउंड में अ एप्पल, एप्पल। जब बच्चा रियल एप्पल पे फोकस करता है, हाथ में लेता है उसको, ठीक है, उसको फील होता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो साउंड पे आता है, डायरेक्ट वर्ड पे नहीं आता, ठीक है, साउंड पे आता है, वो साउंड पे आता है, इस तरह बोलना शुरू करता है। देन उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी प्रैक्टिस होती है तो वह एप्पल पे आ जाता है, ठीक है। फ्लैश कार्ड के साथ हम जो है वो रियल एप्पल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसके सामने रियल होता है, और मैं जो है वो फ्लैश कार्ड दिखाऊंगी इस तरह एप्पल का। तो आपने भी इस तरह जो है वो वर्क करना है, बच्चा साउंड पे आता है, फिर डायरेक्ट वो वर्ड्स पे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल बनाना है, मदर को बोलती हूँ बनाना, आप रियल बनाना बच्चे के सामने रखें, फ्लैश कार्ड दिखाएं, ठीक है, बच्चा फ्लैश कार्ड देखता है, फ्लैश कार्ड ब ब ब ब ब बनाना, ब ब ब ब बनाना, ठीक है, बच्चा फोकस करता है कि मैम जो है वो बनाना की पिक्चर दिखा रही है, मेरे सामने रियल में भी बनाना है, उठाता है इस तरह, ठीक है, देखता है, हम जो है वो साउंड भी लेते हैं साथ में, फिर वर्ड पे भी आते हैं। शुरू में बच्चे साउंड लेना शुरू कर देते हैं, देन वो वर्ड पे आ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसी तरह अगर एक बच्ची है, उसको जो है वो टॉय पसंद है, फॉर एग्जाम्पल कार पसंद है, रियल कार सामने रखेंगे, फ्लैश कार्ड दिखाएंगे, उसके ऊपर कार होगी, ठीक है, बच्चा देखेगा मैम कार का फ्लैश कार्ड दिखा रही है, कार, ठीक है, और वो फिर रियल कार को उठाएगा, उसको फील भी होगा, और वो फील करते हुए साउंड पे आएगा इस तरह। तो ये एक्टिविटी जो होती है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है जिन बच्चों को हेप्रेक्सिया होता है, ठीक है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। उसके लिए ब्लोइंग एक्सरसाइज भी इफेक्टिव है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। क्योंकि एप्रेक्सिया में क्या होता है कि उसमें बच्चे के जो ब्रेन के सिग्नल्स है ना, वो ठीक तरीके से बच्चे के माउथ के जो मसल्स होते हैं, ठीक है, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। बच्चे को पता होता है कि उसको कहना क्या है, उसको बोलना क्या है, लेकिन उसके जो लिप्स हैं, टंग, ठीक है, और जॉस जो है वो आपस में मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
मसल्स का कोई फिजिकली इश्यूज नहीं होता है, बस ये है कि उनको समझ नहीं आ रहा होता है, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के बारे में नहीं पता चल रहा होता है कि किस तरीके से करना है। तो उसके लिए एक एक्टिविटी ये भी होती है कि बच्चे को जो है वो मिरर के सामने खड़ा किया जाता है, ठीक है, ताकि वो अपने आप को देखे, ठीक है, लाइक टंग, लिप, ठीक है, जॉ, उन सब की मूवमेंट को देखे कि किस तरीके से मुझे कोऑर्डिनेट करना है। इस तरह कुछ साउंड का भी हम इस्तेमाल करते हैं उसको मिरर दिखाते हुए, वो अपने आप को देखता है, ठीक है, इस तरह। तो ये टेक्निक भी बहुत ज्यादा, मिरर टेक्निक भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। उसके अलावा एक और चीज होती है जो मैं विजुअल अटेंशन स्पैन में इंप्रूव करवाती हूँ बच्चों की स्पीच थेरेपी में। उसमें मैं क्या करती हूँ, वर्कशीट यूज करती हूँ, ठीक है। उसमें सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और साथ में पिक्चर होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक साइड पे जो है वो राइट किया हुआ है वर्कशीट के ऊपर, आई लाइक कैट, साथ में जो है वो कैट की पिक्चर है, सही है। और वो मैचिंग वर्कशीट होती है, लाइक सेंटेंस को बच्चे ने पिक्चर से मैच करना है, ठीक है। आई लाइक डॉल, ठीक है, ऊपर नीचे होगा, बच्चे ने क्या करना है, मैच करना है, मैच करना है। आई लाइक कैट, तो बच्चा इस सेंटेंस को डॉल से मैच नहीं करेगा, इससे मैच करेगा, कैट से मैच करेगा, इस तरह। उसी तरह अगर है कि आई लाइक मैंगो, ठीक है, मैंगो की पिक्चर है, आई लाइक एप्पल, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, इस तरह की वर्कशीट होती है विजुअल अटेंशन स्पैन को इंप्रूव करवाने के लिए। तो फिर बच्चा क्या करेगा, आई लाइक मैंगो का सेंटेंस को बच्चा मैच करेगा, मैंगो, मैंगो बना होगा तो मैंगो की पिक्चर से, ठीक है। मतलब सेंटेंस को पिक्चर से मैच करना है, इस तरह। इसके अलावा स्ट्रॉ, ठीक है, स्ट्रॉ भी हम बच्चों को यूज करवाते हैं ताकि ओरल मोटर स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आए। लाइक बच्चे को स्ट्रॉ से पानी पीना है, ठीक है, स्ट्रॉ से उसको पानी पिलाएं। जिन बच्चों का ज्यादा स्पीच का इशू होता है, मैं मदर को कहती हूँ कि आप स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें, ठीक है। आपने बच्चे को स्ट्रॉ से पानी पिलाना है ताकि ओरल मोटर स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आए। और स्टोरी टेलिंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है, स्टोरीज के कार्ड्स होते हैं जो मिलते हैं, लेकिन उसमें मैं ज्यादा उस स्टोरी में सिर्फ 2 पर्सन होते हैं, ठीक है। अब ये कार्ड्स मैं खुद भी बनाती हूँ, कभी कभी बाहर से नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उस कार्ड के ऊपर 2 पर्सन होते हैं, लाइक फादर जो है वो बच्चे के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, फादर प्ले विथ सन, ठीक है, इस तरह की उसके ऊपर स्टोरी होती है, सिर्फ 2 पर्सन होते हैं, ठीक है। फ्रेंड जो है वो अपने दूसरे फ्रेंड को पानी दे रही है, 2 पर्सन मौजूद है, ठीक है। तो वो स्टोरी टेलिंग होती है। तो मैं बच्चों को वो पिक्चर दिखाती हूँ और बोलती हूँ 2 पर्सन होते हैं सिर्फ, इससे ज्यादा हमने नहीं लेने, ठीक है, कि आप जो है वो 5 पिक्चर लें, ठीक है, और उसके ऊपर 5 लोग हों या 6 लोग हों, 7 लोग हों। बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता, ठीक है, वो स्टोरी की तरफ नहीं आ रहा होता। सिर्फ 2 पर्सन होने चाहिए उस कार्ड के ऊपर। जैसे कि मैं बच्चे को बोलूंगी कि ये क्या है, ये फादर हैं, कि बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं, वो देखेगा, वो बोलेगा, रिस्पॉन्स देगा कि फादर जो है वो खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, इस तरह, ठीक है। तो ये टेक्निक भी काफी इफेक्टिव होती है। और फ्रेंड जो है वो अपनी फ्रेंड को पानी दे रही है, ठीक है, बच्चा रो रहा है, दूसरा बच्चा उसको चुप करवा रहा है, ठीक है, दोनों बच्चे हैं वो हंस रहे हैं। तो 2 पर्सन इस कार्ड में जो है वो हम उनकी पिक्चर्स होती है ताकि बच्चा डिस्टर्ब भी ना हो और उसको सीखने को भी मिले और इजी हो वो उसके लिए। इसके अलावा क्लैप एंड से, ठीक है, जब बच्चा कोई साउंड लेता है तो साथ में हम क्लैप भी करते हैं, तो ये टेक्निक भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। वो खुश होता है और वो साउंड लेने पे मजबूर हो जाता है। जैसे कि उसको बोला जाए ब ब ब ब ब बनाना, ठीक है, या बी फॉर बनाना, इस तरह अल्फाबेट दिखाया जाए उसको, और जब वो बोले, ठीक है, ब ब ब इस तरह साउंड ही दे, तो हम साथ में क्लैप करेंगे और बच्चा भी क्लैप करेगा। क्लैप एंड से टेक्निक होती है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। म्यूजिक का भी हम यूज करते हैं, ठीक है, ताकि बच्चा जो है वो साउंड पे आए, साउंड पे फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वर्ड्स पे आ जाते हैं। मिरर टेक्निक का मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, मिरर टेक्निक भी जो है वो यूज की जाती है और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। फ्लैश कार्ड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है बच्चे के विजुअल अटेंशन स्पैन को बढ़ाने के लिए। अब मैं आती हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, ओरल मोटर स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो कम्युनिकेट विजुअल अटेंशन स्पैन के बारे में भी बता दिया। अब आऊंगी मैं कम्युनिकेशन स्किल्स। अब क्या करना है, आपने बच्चे के सामने आपने उसकी फेवरेट चीज रखनी है जो उसको बहुत ज्यादा पसंद हो। हर बच्चे को कार पसंद नहीं होती, ठीक है, कुछ बच्चों को जो है वो क्या
क्ले पसंद होती है, ठीक है, कुछ बच्चों को जो है वो बियर पसंद होता है, डॉल पसंद होती है, तो आपने उनके इंटरेस्ट को देखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बच्चा है, उसको कार बहुत ज्यादा पसंद है, या आपके बेटे को कार बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसके सामने कार रखेंगी, ठीक है, और साथ में आप फ्लैश कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, नहीं कर सकते तो आपने उसको बोलना है गिव मी कार। सिंपल सेंटेंस यूज करेंगी, डिफिकल्ट नहीं यूज करेंगी, डिफिकल्ट बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, जब बच्चा वो सीख जाता है देन हम डिफिकल्ट की तरफ आते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमें पहले सिंपल चीजें याद होती हैं, फिर हम डिफिकल्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो ये बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। तो हम बोलते हैं गिव मी कार, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए, तो वो हमें इस तरह कार देता है, कम्युनिकेट करता है हमारे साथ इस तरह, ठीक है। गिव मी बनाना, गिव मी वाटर, इस तरह के आपने डायलॉग्स बोलने हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक्स होती हैं, ये बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल होती हैं। अब आप लोग के कुछ सवाल थे तो उसका मैं आंसर देना चाहूंगी। तो आप लोगों के कुछ सवाल थे जो आप लोगों ने ग्रुप पे पूछे थे, और मैं उसका आंसर देना चाहूंगी आप लोग को, ठीक है। अब आप किसी ने पूछा था कि एप्रेक्सिया के लिए आप कुछ टेक्निक्स बताएं, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे को पता है कि उसको बोलना क्या है, उसको कहना क्या है, लेकिन वो उसका जो ब्रेन है ना, ठीक है, उसके सिग्नल्स उसके माउथ के मसल्स तक नहीं पहुंच पाते, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। प्लानिंग कोऑर्डिनेशन का मसला होता है, फिजिकली कोई मसला नहीं होता, जस्ट प्लानिंग कोऑर्डिनेशन का, ठीक है, इस तरह मसला होता है। तो उसके लिए एक तो जो मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, तो ब्लोइंग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इसके लिए इफेक्टिव होती हैं, ठीक है, ब्लोइंग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इसके लिए इफेक्टिव होती है, तो उससे स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा मिरर टेक्निक जो मैंने आपको अभी बताई, ठीक है, जिन बच्चों को, जो बच्चे एप्रेक्सिया फेस कर रहे होते हैं, तो मिरर टेक्निक भी हम यूज करते हैं, तो उससे भी काफी इंप्रूवमेंट आती है। सेम सेंटेंस को लेना, ठीक है, लाइक रैबिट वैबिट, इस तरह शुरू करवाना, ठीक है, उनको, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सीख जाते हैं। और इसी तरह मिरर से क्या होता है, मिरर टेक्निक से ये होता है कि उनको ये ना प्लानिंग नहीं आती कि कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है, तो वो जब मिरर में देखते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें ना इम्प्रूवमेंट आती है, थेरेपिस्ट भी गाइड करते हैं, तो मिरर टेक्निक बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है एप्रेक्सिया वालों के लिए, बच्चों के लिए। अब एक सवाल मेरे पास ये था कि बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा टच करता है, ठीक है, अपने बॉडी पार्ट्स को इस तरह, तो उसको कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, उसके लिए सेंसरी प्ले, ठीक है, या हम कुछ टेक्निक यूज करते हैं जिससे ये इश्यूज जो होते हैं ना वो डिक्रीज हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अब बच्चा बहुत ज्यादा टच कर रहा है, ठीक है, कभी जो है वो अपने हैंड्स को टच कर रहा है, फेस को टच कर रहा है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम कलरफुल, एक मैंने बच्चा था उसको ऐसे ही करता था, लाइक अपने फेस को बार बार टच कर रहा है इस तरह, तो मैंने राइस को कलरफुल कर दिया था, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू इस तरह, ठीक है, और उसके अंदर मैंने जो है बहुत सारे बीट्स को हाइड कर दिया था। फिर मैंने वो टेक्निक उसके ऊपर अप्लाई की थी, 1 मंथ तक की थी। देन उसके बाद मैंने शेविंग फॉर्म, ठीक है, उसके अलावा सैंड, राइट, और उसके अलावा जो है राइस को सिंपल तरीके से वो, ठीक है, शेविंग फॉर्म के अंदर कलरफुल कॉटन कॉटन बॉल्स जो होती हैं वो ऐड कर दी थी, इस तरीके से काफी उसकी प्रैक्टिस करवाई गई। और ये है कि फिर उसका जो ये टचिंग का इशू था कि बहुत ज्यादा टच करता है अपने आप को, तो ये काफी कम हो गया था, तो ये टेक्निक इसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है अकॉर्डिंग टू माई वर्किंग एक्सपीरियंस, जो मैंने काम किया बच्चों को। अच्छा, हाइपर एक्टिविटी के बारे में पूछा था, तो हाइपर एक्टिविटी के लिए ये होता है कि हम समटाइम्स जो है ना वो स्पायरोमीटर यूज करते हैं, बच्चे को देखते हुए, ठीक है, सब बच्चों पे यूज नहीं करते, हम पहले बच्चे को देखते हैं, देन उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा है, ठीक है, देन हम स्पायरोमीटर की जो टेक्निक है वो यूज करते हैं, छोटे बच्चों पे यूज नहीं करनी है आपने। बच्चा जो है वो 6 साल से बड़ा होना चाहिए इस तरह। तो वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव बच्चा था, तो उस पर स्पायरोमीटर यूज किया गया था, उससे उसको रिलैक्स मिला था, ठीक है, प्लस आइस क्यूब टेक्निक जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, आइस क्यूब टेक्निक के ऊपर जब बच्चे को हम पेंट करवाते हैं, ठीक है, या फिर वाटर के अंदर आप आइस ले लें, ठीक है, और बच्चे से कहें कि आपने जो है वो इसमें ना ड्रॉप्स डालने कलर से इस तरह, तो इस तरह की एक्टिविटीज करवाने से बच्चों की जो हाइपर एक्टिविटी है ना वो कम हो जाती है। इसके अलावा किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर एक बच्चा ADHD है, ठीक है, और हाइपर एक्टिव है, तो मतलब
स्पीच का भी उसका इशू है, तो उसके लिए स्पीच थेरेपी मतलब उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। देखिए, उसको पहले बिहेवियर थेरेपी दी जाएगी, ठीक है। मैं बच्चों के बिहेवियर इश्यूज पे भी काम करती हूँ और स्पीच पे भी। अब देखिए, वो हाइपर एक्टिव है, तो जाहिर सी बात है हम जो स्पीच की टेक्निक्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो इतनी बेनिफिशियल नहीं होंगी। तो पहले हमें क्या करना है, उसकी हाइपर एक्टिविटी को खत्म करना है बिहेवियर थेरेपी से, ठीक है। तो मेरे पास अगर ऐसे बच्चे आते हैं जिनके बिहेवियर इश्यूज भी हैं और स्पीच के इश्यूज भी हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइपर एक्टिव बच्चा है और साथ में स्पीच का भी मसला है, तो पहले मैं स्पीच थेरेपी नहीं दूंगी उसको, मैं क्या करूंगी, बिहेवियर थेरेपी दूंगी। हाइपर एक्टिविटी का इशू है तो उसकी हाइपर एक्टिविटी को बिहेवियर थेरेपी से कम करवाऊंगी, वो कम हो गई, देन उसके बाद हम स्पीच पे आएंगे। पहले हम स्पीच पे नहीं आएंगे कभी भी, क्योंकि वो फिर फायदा ही नहीं होगा ना। पहले हम उसकी हाइपर एक्टिविटी पे काम करेंगे, देखेंगे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम हो गई है, देन हम स्पीच पे आएंगे। अगर हम पहले स्पीच पे आ जाएंगे, बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो आप खुद सोचें कि ये पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास अगर बच्चे बिहेवियर इश्यूज और स्पीच के साथ साथ आते हैं, तो मैं पहले बिहेवियर पे वर्क करती हूँ, देन उसके जो है वो स्पीच के इश्यूज पे वर्क करती हूँ। तो यही मेरा आंसर है कि पहले आप उसकी बिहेवियर थेरेपी करवाएंगी, देन आप जो है वो उसकी स्पीच थेरेपी करवाएंगी, ठीक है। अब इसके एक्सक्यूज मी, पास जी एक्सक्यूज मी, आई थिंक कंदील के पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और स्पेशली एप्रेक्सिया भी पूछना चाह रही थी, और पेरेंट्स ने कुछ और भी हमारे ग्रुप में भी डाले हैं। जी जी और जो है हम वेलकम करते हैं कि हमारे सीनियर जो हैं स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट सर नौशाद भी मौजूद हैं। तो जी जी अगर वो किसी चीज में ऐड करना चाहेंगे तो वो भी करें। और डॉक्टर नजीब ईएनटी स्पेशलिस्ट भी हमारे साथ हैं इस वक्त, और डॉक्टर चांडियो भी, जो कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं। तो ये सब आपसे, हम सब आपसे फायदा उठा रहे हैं। और अगर ओके, कोई कमेंट देना चाहे खासतौर पे सर नौशाद, तो हम उनको फिर वेलकम करेंगे बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अभी जो मेरे पास ग्रुप पे क्वेश्चंस आए थे पेरेंट्स के, तो मैं उनके ना आंसर दे रही हूँ। जी तो बिल्कुल। अभी कुछ रहते भी हैं, तो मैं उसको कंटिन्यू करूँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि ओरल मोटर मसाज, ठीक है। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो वो बच्चे पे देखिए डिपेंड करता है, हर बच्चा अलग है, हर बच्चे के ऊपर हम एक टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो कुछ बच्चों के लिए इफेक्टिव है, कुछ बच्चों के लिए नहीं है, उसके लिए बच्चे पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, हर बच्चे का इंटरेस्ट सेम नहीं होता, हर बच्चे का इंटरेस्ट दूसरे बच्चे से अलग होता है, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, ठीक है। तो कुछ के लिए अफेक्टिव है, कुछ के लिए नहीं है। जिनके लिए नहीं है तो हम उनको मसाज नहीं, बल्कि हम उन पे जो है ब्लोइंग एक्सरसाइज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस तरह, ठीक है। अच्छा, अब किसी मदर ने मुझसे पूछा था कि मेरा बेटा जो है वो बहुत ज्यादा मुझसे तवज्जो मांगता है, ठीक है, और रोने लग जाता है, जिद करने लग जाता है, इस तरह। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको ना बैलेंस रखना है, ठीक है। जब बच्चा नॉर्मली आपसे तवज्जो मांग रहा है तो आप उसको टाइम दें, राइट। आप उसके साथ बातचीत करें, उसको बाहर लेकर जाएं, ठीक है, एंजॉय करवाएं, उसको टाइम दे, बिल्कुल तवज्जो दें। लेकिन जब वो आपसे रो के जिद करके तवज्जो मांगे ना, ठीक है, लाइक जिद करना, रोना, तो आप ना उसको इतनी तवज्जो नहीं दें उस टाइम, ठीक है। वरना उसको क्या होगा कि जब मैं रोऊंगा तो मुझे हर टाइम जो है वो मदर तवज्जो देंगी, ठीक है, मुझे। तो फिर उसकी एक हैबिट बन जाएगी और ये एक्स्ट्रा होती चली जाती है। मेरे पास एक मदर थी, वो कहती थी कि ये ना जान के रोता है, बहुत ज्यादा जिद्दी बिहेवियर शो करता है पब्लिक प्लेस पे भी, क्योंकि इसको पता है कि ये रोएगा तो मदर मुझे फौरन तवज्जो देंगी, ठीक है। आपने उनको बिल्कुल तवज्जो देनी है, लेकिन आपने उनको, जब वो रोते हैं, जिद करते हैं, तब आपने उनको किसी चीज में बिजी कर देना है, ठीक है। लाइक आप उसको कोई एक्टिविटी में बिजी कर दें, क्ले में बिजी कर दें, बट उसके इंटरेस्ट को देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को क्ले में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, या कार में बहुत इंटरेस्ट है, वो उसके हाथ में दे दें, थोड़ा उसका फोकस ना उस तरफ चला जाएगा। लेकिन आप इस तरीके से, लाइक वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा तवज्जो मांग रहा है, तो आप वो फौरन नहीं देंगी। उससे ये होगा, बच्चे को यही होगा कि मैं हर बार रोऊंगा तो ये मुझे फौरन तवज्जो देंगी, क्योंकि ये ऐसे ही करती हैं। हर बार मैं रोऊंगा, जिद करूंगा, ठीक है, गुस्सा करूंगा, तो ये मुझे फौरन तवज्जो देंगी। तो आपने क्या करना है, जब वो जिद करे तो आपने उसको तवज्जो इतनी नहीं देनी। वैसे आप जब नॉर्मल वे में मांगता है कोई तवज्जो, ठीक है, रोता नहीं है, नॉर्मल वे में बोलता है, तब आप उसको बाहर ले जाएं, उसको घुमाएं,
तो इस तरह आप तवज्जो दें, बट जब वो रोए तब थोड़ा सा कम कर दें इस चीज को, ताकि उसको ये चीज समझ में आ जाए कि हर बार रोने से जो है ना वो मुझे तवज्जो नहीं मिलेगी। वरना ये होता है कि बच्चे और हाइपर एक्टिव हो जाते हैं कि अब हम और हाइपर एक्टिविटी शो करेंगे और एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे ताकि मदर मजबूर हो और वो हमें तवज्जो दे। अच्छा, अब एक मदर ने पूछा था कि बहुत गर्मी होती है और मेरा बेटा जो है वो विंटर की ड्रेस वेयर कर लेता है। ये बच्चों में होता है। अगर मैं अपने काम की बात करूं तो ये उन बच्चों में मैंने देखा है जिनको ना सेंसरी इश्यूज होते हैं, ठीक है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा होता। और मैं अपने काम की अगर बात करूं तो मेरे पास जो ऐसे बच्चे आते हैं कि गर्मी में बहुत ज्यादा जैकेट्स पहन लेते हैं, ठीक है, कैप पहन लेते हैं और बहुत गर्म कपड़े उन्होंने पहने पहने होते हैं, ठीक है, लाइक बहुत ज्यादा गर्मी में उन्होंने विंटर के ड्रेस पहने होते हैं। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, अ, उसमें पहले मैं ना फोकस करती हूँ कि मसला क्या है, क्या इशू है। तो ज्यादातर मेरे अकॉर्डिंग जो है उन बच्चों के सेंसरी इश्यूज ही होते हैं। तो इस तरह हम उनको सेंसरी प्ले, इस तरह की ना एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर देते हैं। तो उससे ये है कि उनके सेंसरी इश्यूज कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर उनको ना समझाना भी, लाइक पिक्चर यूज करना, ठीक है, कि विंटर के ड्रेस कौन से होते हैं, समर के कौन से होते हैं, फ्लैश कार्ड यूज करना, ठीक है, लाइक आप पिक्चर्स यूज करना, ठीक है, स्टोरीज का यूज करना। इस तरीके से उनके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करवाते हैं कि आपको विंटर में कौन से ड्रेस वेयर करने हैं, समर में कौन से ड्रेस वेयर करने हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टोरीज होती हैं जो हम उनको सुनाते हैं, ठीक है, तो वो भी ड्रेस के कॉन्सेप्ट पे ही होती है, ठीक है। उनको टच करवा के हम सिखाते हैं कि आप ये जो है ये मोटा है, तो आप इसको जो है वो समर में वेयर नहीं कर सकते। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है तो उसको समझ में आ जाता है, ठीक है। और बाकी जो सेंसरी प्ले होता है या एक्टिविटीज होती हैं, दूसरी एक्टिविटीज भी डिजाइन की जाती हैं ताकि बच्चे का ये इशू खत्म हो। इसको टाइम लगता है, ठीक है, ये जो केस होते हैं ऐसे इसको टाइम लगता है, लेकिन ये है कि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है, उसको सिखाना पड़ता है, ठीक है, ओके। अब ये सारे सवाल थे जो मेरे पास जो है वो ग्रुप पे आए थे, जिनके मैंने आंसर दे दिए हैं। अच्छा, एक मदर का एक और सवाल है यहाँ पर कि इकोलेलिया को किस तरीके से कोप किया जाए। मतलब अगर कोई बच्चा इकोलेलिया कर रहा है तो हम उसको जी जी। इनकरेज मतलब करने दें वो चीज़ या स्टॉप हम्म कर दें, इस सूरत हाल में हमें हम्म। क्या करना चाहिए? देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम बच्चे को जो बोलते हैं ना कि आपको पानी चाहिए, बच्चा भी यही बोलेगा आपको पानी चाहिए। मदर बोलेंगी आपको खाना खाना है, बच्चा भी बोलेगा आपको खाना खाना है, यानी कि वो सामने वाले की बात को बहुत ज्यादा रिपीट करता जाता है। और ऐसे इश्यूज मेरे पास आते हैं। तो इसको क्या करना है, इसको आपने ना अवॉइड कैसे करना है कि आप बच्चे को जो है ना वो कुछ टाइम के लिए ना पिक्चर्स पे ले आएंगे, ठीक है। आप उसको कुछ टाइम्स के लिए फॉर एग्जांपल आप कार्ड यूज करेंगे, कार्ड बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको उससे पूछना है कि बेटा खाना खाना है, ठीक है, तो आप बोलेंगे नहीं, आप उसको कार्ड दिखाएंगे इस तरह, ठीक है, जिसमें बच्चा जो है वो खाना खा रहा होगा। ये टेक्निक मैंने अप्लाई की थी कुछ बच्चों पे जिनको ये इशू था। तो फिर उससे बच्चा जो है ना वो टाइम लगता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। अगर आप बोलेंगे बेटा खाना खाना है तो वो मजबूर हो जाएगा, खाना खाना है, कॉपी करेगा अपनी मदर के बिहेवियर को, रिपीट करेगा बार बार। जब वो बाहर जाएगा कोई उसको बोलेगा कि आपको टॉय चाहिए, बच्चा भी बोलेगा आपको टॉय चाहिए, और ये बच्चे इसी तरह का बिहेवियर शो करते हैं। तो आप घर पे जो है ना मदर हैं आप, ठीक है, तो आप क्या करें, आप ना उसको कार्ड्स पे ले आए, क्योंकि ये टेक्निक मैंने अप्लाई की थी तो ये काफी इफेक्टिव हुई थी। लाइक कुछ पूछना हो आपको तो आप जल्दी जल्दी उसको ना पेपर पे बना लें इस तरह, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मदर हैं, आपको फील हो जाता है उसको प्यास लगी है, ठीक है, तो बच्चा पानी पी रहा है, आप उसको इस तरह दिखाएंगी तो वो यूं फोकस करेगा, उस टाइम वो बोलेगा नहीं, बस वो इस तरह फिर सर हिलाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये चीज उनकी कम करना, खत्म करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना फिर आगे यही बिहेवियर इश्यूज और बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मदर्स ने हमारे से बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके आंसर्स काफ़ी डिटेल में होंगे। तो मैं उन जी मदर्स को टाइम तो कहना कम रह गया चाहूँगी, है। क्योंकि मिस निदा शब्बीर जो है वो ऑनलाइन भी जो है वो असेसमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो तमाम हम्म मदर्स से मेरी गुजारिश है कि आप इनसे पर्सनली सेशन बुक कराएं और अपने बच्चे के जो भी मसले हैं, जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो आप फेस कर रही हैं, वो इनसे डायरेक्टली पूछें। क्योंकि हर बच्चा इन जनरल इश्यूज़ के बारे में तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन हर बच्चे के अपने अलग यूनिक इश्यूज होते हैं। तो उन पे जो है वो बात करने के लिए हमें बहुत टाइम की ज़रूरत होती है।
तो उस टाइम के लिए जाहिर सी बात है हमें स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट या जो भी थेरेपिस्ट है उससे सेशन बुक कराने की ज़रूरत है। और बाकी जो प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ जो कि हमारा आज का टॉपिक था, उसके हवाले से तो मिस निदा शब्बीर ने इतनी टेक्निक्स आप लोगों से शेयर की हैं कि अगर आप उनमें से 5-10 भी अप्लाई कर देंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। और ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसके लिए मैं आपको अपना इंस्टाग्राम का पेज भी शेयर कर सकती हूँ, जहाँ पर आप उन टेक्निक्स को प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं मिस निदा शब्बीर ने जो बताई हैं वो मैंने अप्लाई की हुई हैं अपने किड के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर, और उन्हीं टेक्निक्स को अप्लाई करके यूज़ करके मेरे बच्चे में माशाल्लाह बहुत प्रोग्रेस आई। मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी खुश्क हो रही है, मैंने पानी नहीं पिया है, सॉरी। अच्छा मैं अच्छा, मैं एक बात कहना डॉक्टर चाहूंगी। अजरा कुछ मैं कहना चाह continue रही करूं? जी, आप बोलें। नहीं, निदा आप पहले बात कर लें, फिर मैं आप जरा। पहले बोल लें, मैं बात कर लूंगी, कोई इशू अच्छा नहीं है। अच्छा, इन्होंने जैसे कि ना सेंसरी इश्यूज की बात की। मैंने जो एक चीज की कमी देखी है कि अक्सर हम लोग जो है ना फौरन ये एक जहन बना लेते हैं कि क्योंकि ये बच्चा स्पेक्ट्रम पे है तो इसको सेंसरी इश्यूज हैं, और हम उसके जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सक्लूड नहीं करते। क्योंकि मेरे पास एज अ पीडियाट्रिशियन जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि डिफरेंट डेफिशिएंसीज होती हैं, उसकी वजह से बच्चे रिस्पॉन्ड फिर नहीं करते। दूसरा ये कि अगर कोई बच्चा गर्मी में बैठा हुआ और वो जैकेट पहन रहा है, तो मैं तो पहले ये सोचूंगी कि उसकी जो है वो थायराइड का टेस्ट तो कराऊं मैं, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म तो ये चीजें, क्योंकि अक्सर जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में बच्चे जा रहे होते हैं और थेरेपीज हो रही होती हैं, लेकिन बाज़ दफा सब कुछ करने के बावजूद रिस्पांस नहीं आता। तो मैं कह रही हूँ भाई कुछ टेस्ट कराने जरूरी हैं। इस पे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ऑटिज्म का भी कोई टेस्ट होता है? नहीं, ऑटिज्म का कोई टेस्ट नहीं होता, बट ऑटिज्म इज लेबल्ड आफ्टर एक्सक्लूडिंग ऑल द अदर कंडीशंस, क्योंकि ऑटिज्म लाइक बिहेवियर भी हो सकते हैं जो कि मैं मुस्तकिल देख रही हूँ, है ना। तो ये है। और दूसरे हमारे क्योंकि सर नौशाद हैं तो जाहिर है कि उनको भी मैं इनवाइट करूंगी। जी निदा, आप बताएं, आप कुछ कह रही थी, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया है ना। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर पेरेंट्स को कुछ समझ में नहीं आए तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे, बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। मैं उनके जो सवाल होंगे उनका रिप्लाई दूंगी, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि हम जो है वो उनके, जितनी मुझसे हो सका, जितना मैंने ट्राई किया, मैंने दिया अपना बेस्ट। लेकिन अगर उनके जहन में कोई सवाल है या कोई चीज़ है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई टेक्निक उनको समझ में नहीं आई हो, लाइक फैंसी डिस्को टेक्निक जो है टेप वाली, वो उनको समझ में नहीं आई हो, तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं उनको बकायदा, ठीक है, करके भी दिखाती हूँ कि आपको इस तरह करना है, लाइक खुद से करके, ठीक है, वीडियो बना के फिर उनको मैं फॉरवर्ड भी करती हूँ कि ये इस तरह होती है, क्योंकि समटाइम्स उनको समझ में नहीं आता है। तो बस ये कहना चाहती थी मैं। थैंक यू सो मच। आप अगर ग्रुप में जो है वो सारे टेक्निक्स के नाम और थोड़ा सा टेक्स्ट आप कर दें तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा सबका, आई थिंक। जी जी, जी, आप ठीक है। ग्रुप बाकी लोग भी उससे देख सकेंगे, और जिन लोगों ने एक ही क्वेश्चन होगा उनका तो वो भी सीख लेंगे, जिनका एक ही सवाल होगा। ओके, और तो ठीक है। इस तरह नौशाद, अगर आप कुछ एंड में कमेंट्स करना चाहते हैं तो बता दें, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। वैसे ऑलमोस्ट सब कुछ clear हो गया। अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को। माशाल्लाह बड़ी तादाद में पार्टिसिपेंट्स, वालदैन और निदा साहिबा, फिर ख़ास तौर पे डॉक्टर अजरा रफ़ीक, उनकी सरपरस्ती में, सरबराही में आप लोगों ने सख्त मेहनत की। मिस किरण मुसलसल तमाम लोगों से राब्ते में रहीं और एक खूबसूरत शाम आज सबको देखने को मिला। माशाल्लाह इल्म का समुंदर था। अपने तौर पर पूरी एफर्ट की है तमाम लोगों ने, ख़ास तौर पे प्रेजेंटेटर ने, कि तमाम लोगों को सेटिस्फाई कर सकें। और बहुत अच्छा ये प्रेजेंटेशन था, मैं बड़ा एंजॉय किया। थोड़ा-सा ब्रेक लिया था असर की नमाज का, लेकिन अभी आप लोगों की दुनिया है, यंग ब्लड और एनर्जेटिक, तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं और मुख्तलिफ उमूर को उन्होंने बहुत अच्छा समोया है। ख़ास तौर पर हाइपर एक्टिविटी के लिए मैं तो, मेरा जो पैशन है वो तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी है, लेकिन सिटिंग इज द फर्स्ट स्टेयरकेस, और सिटिंग के लिए बच्चे को थकाइए। स्ट्रेट वॉक, बैकवर्ड वॉक, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, जिगजैग वॉक, सर्कुलर वॉक, बिग सर्कुलर वॉक, जंपिंग, क्लाइंबिंग, हॉपिंग, सो व्हाटएवर द एफर्ट दैट यू कैन। हमक भी है, स्विमिंग भी है, बहुत सारे मामलात को हमें अख्तियार करना होता है कि बच्चा काम डाउन हो जाए, फिर थकेगा, काम होगा तो बैठेगा। तो सिटिंग इज द फर्स्ट स्टेयरकेस, देन आई कांटेक्ट, देन स्टेजेस ऑफ लर्निंग, और उसमें भी रूल्स हैं कि इजी टू डिफिकल्ट।
मैक्सिमम टू मिनिमम स्कैफोल्डिंग और वेट एंड सी। आप सब लोग कितने सब्र से सुन रहे थे। निदा ने बहुत अच्छा कंडक्ट किया, लेकिन रूह रवा डॉक्टर अजरा, मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम सुनने वाले बीइंग रिप्रेजेंटेटिव कि डॉक्टर से शुरू होना चाहिए। टेस्ट वगैरह नहीं, असेसमेंट होता है। एक डॉक्टर ज़रा तो कई सालों से इस फील्ड से वाबिस्ता है और फिर एक डॉक्टर भी हैं, तो यकीनन उनकी नज़र से कई चीज़ें आ जाती हैं जो हम नहीं देख पाते। जैसा कि उन्होंने कहा थायराइड, व्हाटएवर द इश्यू, उनकी जजमेंट हो जाती है, स्क्रीनिंग से आइडिया हो जाता है। तो थ्रू डॉक्टर ये चलना चाहिए, फिर वो जहाँ रिकमेंड करे बच्चे को वहाँ जाना चाहिए। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, स्पीच थेरेपी हो, करियर प्लानिंग हो, तो हमेशा प्रॉपर और स्मूथ तरीके से पेरेंट को फॉलो करना चाहिए और थ्रू डॉक्टर्स, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरो फिजिशियन है, पीट्स स्पेशलिस्ट हैं, न्यूरो सर्जन है, जहां आपका दिल चाहे। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है डॉक्टर रफीक का, जो मैं डे 1 से जानता हूं, जब इन्होंने आगाज किया था। माशाल्लाह पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, देखा जा रहा है और सभी को लेके चल रही हैं। जो नॉन अफोर्डिंग है उनके लिए भी डॉक्टर अजरा के दरवाजे खुले होते हैं। ये बहुत खुशाइन बात है। हर आदमी के बियॉन्ड रीच हो जाता है, वो इतने हेवी फी स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जैसे निदा ने आज रज़ाकाराना तौर पे प्रेजेंटेशन दी, तो मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। मेरी दुआ है आप लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और ये सारे बच्चे जिनके लिए जमात हैं, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में भी बहार लाए थैंक यू सो और मच। बेहतरी की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया। आमीन। अस्सलाम वालेकुम आमीन। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। सर माशाल्लाह, बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया। वाकई निदा से हम सब ने, निदा शब्बीर से बहुत सीखा हमने, और छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, कुछ हमको पहले से पता थी, लेकिन हमने आज भी बहुत सारी सीखी। तो मेरा ख्याल है कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी मिस निदा शब्बीर जो है वो देंगी हैं। जी निदा, अब टाइम भी ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है हमारा। हम टाइम के वैसे बहुत पाबंद है, हमारी कोशिश यही होती है कि हम टाइम पे ही खत्म करें। जी निदा। सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। मिस निदा, बस मैं सेशन को अगर आपको कोई लास्ट कमेंट करने तो आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि मैम अजरा ने जो है वो आप लोग को बताया, ठीक है, कि अगर एक बच्चा जो है वो समर में जो है विंटर के ड्रेस वेयर कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि उसके पीछे जो है वो एक सेंसरी इशू ही हो। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये तमाम चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल सही बोल रही हैं कि जरूरी नहीं कि इसमें सेंसरी इश्यूज ही हो आपके बच्चे को। समटाइम्स ऐसा होता है, समटाइम्स ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो जाहिर सी बात है उनके इश्यूज भी एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है। तो ये मुझे बिल्कुल। काफी उनकी बात अच्छी लगी, जिस तरीके से उन्होंने शेयर किया, और हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। जी ठीक है, मेरा ख्याल है कि अब एंड करते हैं, ये टाइम भी हमारा हो गया अच्छा खासा, है ना। थैंक यू ओके, थैंक यू थैंक्स अ सो मच। लॉट, जज़ाकल्लाह आप सब लोगों का। जी किरण, आप कम से कम इसको एंड कर दें आप, हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मिस निदा कि उन्होंने इतना सारा में टाइम दिया और सबके साथ इतनी सारी वेलकम। चीज शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मिस निदा, एंड आई होप बहुत ज्यादा लर्न किया होगा आज। और इसके अलावा किसी के भी कोई क्वेश्चंस रह गए तो वो मेन ग्रुप पे पूछ ले, ताकि वहीं पर मिस निदा सबको रिस्पॉन्ड कर सके और सब पार्टिसिपेंट्स को कोई नॉलेजेबल चीज पता चल जाए। इसके अलावा थैंक यू सो मच मिस कंदील फॉर बीइंग द मॉडरेटर ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। Thank इसके you अलावा so much. last but not the least, thank you so much Dr. Ezra for all these things कि आपने वेबिनार अरेंज करवाया। You are the first person जो सब कुछ इनिशिएट करती हैं, उसके बाद हम तो बस उसमें एक तरह से काम कर रहे होते हैं एज अ टीम। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने भी सेशन ज्वाइन किया और बड़े तहम्मुल से और सुनते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।